सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर से एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अब की बार आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जा रहा है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से ना छूटे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके पास ये इकलौता चैनल है जहाँ पे आपको सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है उसके बाद इसके मॉक टेस्ट करेंगे 3-4। हम लगभग 300-400 क्वेश्चन इसके मॉक टेस्ट में हम कर लेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन बीच में छूट भी जाता है तो वहाँ पर वो कवर हमारा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 21, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग पेमेंट टर्म्स, ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, द एक्सप्रेशन। यानी कि जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं उसके अंदर जो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक्सप्रेशन यूज की जाती है, उनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दीज फ्रेज सिंपली मीन पेबल ऑन डिमांड। यानी कि एट साइट या फिर एट प्रेजेंटेशन पर जो बोथ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है यानी कि प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या होंगे, पेबल ऑन डिमांड होंगे। दूसरा आफ्टर साइट, आफ्टर साइट के बाद देखिए क्या होगा, फॉर ए प्रोमिजरी नोट इट मीन्स आफ्टर इट शोन टू द मेकर प्रेजेंटेड फॉर साइट। यानी कि किसको दिखाया जाएगा, जिसने प्रोमिजरी नोट को बनाया है उसको ये दिखाया जाएगा। और दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या होगा, इट मीन्स आफ्टर इट्स एक्सेप्टेड और फॉर्मली नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉट नॉन एक्सेप्टेंस। यानी कि या तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर इसको नोट कर लिया जाएगा और प्रोटेस्टेड किया जाएगा अगर ये नॉन एक्सेप्टेंस रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 22, मैच्योरिटी। द मैच्योरिटी ऑफ ए प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। यानी कि मैच्योरिटी डेट क्या होती है प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिस दिन वो ड्यू होता है। और मैच्योरिटी डेट हमारे पास सिर्फ प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की होगी। जो चेक होता है उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। उसका क्या होता है कि अगर 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है तो किसी भी दिन जाकर उसको जो कैश कराया जा सकता है। नेक्स्ट है डेज ऑफ ग्रेस। एवरी प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन इज एट मैच्योरिटी ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। यानी कि प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पेबल ऑन डिमांड नहीं हो, चाहे साइट पर या फिर प्रेजेंटेशन पे, उसकी मैच्योरिटी कब आती है, इज एट मैच्योरिटी ऑन द थर्ड डे। यानी कि उसकी मैच्योरिटी कब आती है, थर्ड डे पर, आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। जब उसको पे करने के लिए बोला जाए उसके 3 दिन के बाद उसकी जो मैच्योरिटी आती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है सेक्शन 23 to 25, कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी। यानी कि मैच्योरिटी किस तरीके से काउंट की जाती है। फर्स्ट केस है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट। यानी कि जो प्रोमिजरी नोट मान लो बनाया गया है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर बोला गया कि मान लो 4 महीने के बाद ये पेबल होगा, तो उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, corresponding day of the relevant month, that is date on which negotiable instrument is drawn। मान लो आज बनाया गया है तो आज है जैसे 27 जून, 27 जून को बनाया गया है। स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ यानी कि 4 महीने का टाइम हो गया उसके बाद, यानी कि अभी है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर की मान लो 26 आ गई, उसके बाद +3 डेज, उसके बाद 3 दिन उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो उसके बाद बाकी जो 3 केस है उनमें भी यही होगा कि जितना टाइम बोला गया है, ठीक है, यानी कि जहाँ से पहले तो जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बाद जितना टाइम बोला गया उसके बाद उसमें 3 डेज जोड़ देंगे। इसमें मंथ की बात थी, चाहे वो दिन की बात हो, आफ्टर साइट की बात हो, कोई भी हो, सभी में 3 डेज उसमें जोड़ दिए जाते हैं मैच्योरिटी
जो ड्यू डेट के बाद, तो सभी में सेम होगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू मेक प्रोमिजरी नोट। Every person capable of contracting may bind himself and be bound by the making, drawing, acceptance, endorsement, delivery and negotiation of a promissory note, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यानी कि कोई भी पर्सन है वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में, और मे बाइंड हिमसेल्फ अपने आप को बाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड बी बाउंड बाय द मेकिंग, और साथ में क्या कर सकता है वो मेकिंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, एक्सेप्टेंस कर सकता है, एंडोर्समेंट कर सकता है, डिलीवरी और नेगोशिएशन कर सकता है। किसकी? जो सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट, ए माइनर मे ड्रा, एंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट सच इंस्ट्रूमेंट्स टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। यानी कि एक माइनर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वो भी प्रोमिजरी नोट बना सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है, और साथ में जो चेक है वो भी बना सकता है। यानी कि ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है, और यानी कि वो बाइंड भी कर सकता है बाकी सभी पार्टीज को एक्सेप्ट हिमसेल्फ। क्योंकि वो माइनर है इसलिए वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकता है। नेक्स्ट, कॉरपोरेशंस कैन ओनली इशू, एंडोर्स और एक्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि जो कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी या कोई फर्म है, वो इशू कर सकती है, एंडोर्स कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि प्रोमिजरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। इफ़ द लॉ स्पेसिफिकली अलाउज देम टू डू सो। कब? जबकि जो लॉ है, मान लो कंपनी का लॉ है या वैसे लॉ है, जो अगर उनको अलाउ करता है तो वो ये काम कर सकते हैं। दिस मीन्स देयर पावर टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज़ इज नॉट ऑटोमेटिक। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये एक्टिविटी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, उसको एंडोर्स करना, एक्सेप्ट करना, इशू करना, ड्रा करना, वो सारे के सारे वो ऑटोमेटिक उनके पास राइट नहीं है। वो राइट उनको कहाँ से मिलते हैं? बट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कॉरपोरेशन। यानी कि जो लीगल फ्रेमवर्क है जो कॉरपोरेशंस का, या उनके जो लॉ रेगुलेशन बनाए गए उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास ये राइट नहीं होता। नेक्स्ट है होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ द लॉस्ट बिल। यानी कि अगर जो बिल है या प्रोमिजरी नोट है, चेक है, वो लॉस्ट हो जाता है तो होल्डर के कौन से राइट होते हैं? डुप्लीकेट लेने के। व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन लॉस्ट बिफोर इट इज ओवरड्यू। यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लो हम बात कर रहे हैं, वो लॉस्ट हो गया, खोया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लो फट गया है ओवर ड्यू से पहले, जो उसकी डेट आनी थी उससे पहले, यानी कि अभी वो ड्यू नहीं हुआ था। द पर्सन हु वाज द होल्डर ऑफ इट मे अप्लाई टू द ड्रॉवर टू गिव हिम अनदर बिल ऑफ द सेम टेनर। यानी कि जो होल्डर है जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो ड्रॉवर के पास अप्लाई कर सकता है कि मुझे आप दूसरा बिल दे दीजिए, जो पुराना बिल था वो कट फट गया या फिर वो गुम हो गया है, और कितने दिन का, जो पहले जो टेनर था, मान लो अगर उसमें ड्यू होने में 10 दिन थे, तो ऐसा नहीं है कि आप जो ड्रॉवर है उसको दोबारा 3 महीने का चेक दे दे या 4 महीने का जो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे। यानी कि जितने दिन का पहले था, जो डेट पहले ड्यू थी, वो उसी डेट का आप मुझे दे दीजिए। गिविंग सिक्योरिटी टू द ड्रॉवर, और इसमें ड्रॉवर को सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इफ़ रिक्वायर्ड टू इंडेमनीफाई, और अगर जरूरत पड़े तो इंडेमनीफाई भी किया जाएगा। हिम अगेंस्ट ऑल पर्सन्स व्हाटएवर इन केस द बिल एलीग टू हैव बीन लॉस्ट शैल बी फाउंड अगेन। यानी कि जो ड्रॉवर है उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो इंडेमनीफाई भी किया जाएगा कि अगर जो बिल जो लॉस्ट हो गया था, अगर वो दोबारा मिल जाता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को दो जो बिल है वो कैश इन करा लूँगा। यानी कि सिर्फ एक बिल को ही मैं मैच्योर कराऊँगा, दोनों बिल को
दोनों बिल की पेमेंट मैं नहीं लूँगा। तो ये सिक्योरिटी भी ड्रॉवर को दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द ड्रॉवर रिफ्यूज टू गिव सच ए डुप्लीकेट बिल ही मे बी कंपेल्ड टू डू सो। यानी कि अगर जो ड्रॉवर है वो मना कर देता है कि मैंने आपको एक बार चेक दे दिया, मैं आपको दोबारा चेक नहीं दूंगा या बिल नहीं दूंगा, डुप्लीकेट बिल नहीं दूंगा, तो ऐसा करने के लिए उसको फोर्स भी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो चेक या जिसकी भी हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो बाई कंसिडरेशन दिया गया हो, यानी कि वो कोई गिफ्ट वगैरह में ना दिया गया, कोई फ्रॉड करके नहीं लिया गया हो। इस केस में आप जो ड्रॉवर को कंपेल्ड नहीं कर सकते कि आप मुझे दोबारा दीजिए। अगर गिफ्ट है, अगर एक बार दे दिया तो अगर आपसे लॉस्ट हो गया वो, तो आप उसको कंपेल्ड नहीं कर सकते हो कि आप मुझे दोबारा दीजिए। या फिर अगर आपने फ्रॉड से लिया है फिर तो आप कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्क्रो, कंडीशनल डिलीवरी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और फॉर ए स्पेशल पर्पज फॉर सेफ कस्टडी एंड नॉट फॉर एब्सोल्यूट ट्रांसफरिंग। देखिए क्या होगा, यानी कि एस्क्रो में क्या होता है कि कंडीशनल डिलीवरी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, या फिर फॉर ए स्पेशल पर्पज ऑफ सेफ कस्टडी, यानी कि कोई चीज़ सेफ कस्टडी में रखना, नॉट फॉर एब्सोल्यूट ट्रांसफरिंग। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लेने में देखिए 3 पार्टीज हमारे पास होगी। मान लो एक जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है, दूसरा मान लो बीच में डीलर ले लिया आपने, ठीक है, या फिर दूसरे आप हो गए और तीसरा हो गया मान लो डीलर, ठीक है, जो कि या ब्रोकेज हो गया, ब्रोकर हो गया जो कि आपका काम करा रहा है। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, उससे पैसे लिए जाएंगे, उसको पैसे देने फर्स्ट पार्टी को। तो थर्ड पार्टी से पैसे मान लो जो ब्रोकेज होता है, सॉरी सेकंड पार्टी से ब्रोकेज के पास, ब्रोकर के पास पैसे रख दिए थर्ड पार्टी के पास। और क्या बोला गया, थर्ड पार्टी क्या बोलेगी फर्स्ट पार्टी को, जो यानी कि सेलर है, कि आप क्या कीजिए, आप जो डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर्टी के वो मुझे दीजिए, क्योंकि पैसे उधर से आ चुके हैं, आप वो डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए। जब वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको पैसे दे दूँगा और सेकंड पार्टी को मैं क्या कर दूँगा, जो डॉक्यूमेंट दे दूँगा। तो इस तरीके से इस में क्या होगा, देखिए जो ब्रोकर जो हम बोल रहे हैं बीच में, वो पर्सन क्या हो जाएगा, एस्क्रो हो जाएगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, कंडीशनल डिलीवरी कर रहा है। यानी कि जब उधर से मान लो जो पैसे आएंगे उस वक्त वो कागज़ लेगा, और जब कागज़ आ जाएंगे वो आगे दे देगा और पैसे वो दे देगा फर्स्ट पार्टी को। तो इस तरीके से क्या होता है, ये होता है एस्क्रो। या फिर एक और एग्जाम्पल इसमें आप क्या ले सकते हो कि जैसे आपने कोई मान लो बाइक बेचनी है, तो बाइक बेचने में अब आपके नाम है बाइक, तो जब दूसरा पर्सन लेगा तो 1-2 दिन में तो बाइक ट्रांसफ़र होगी नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि देखो बाइक मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, मैं थर्ड पर्सन को दूंगा, कि जब तक बाइक ट्रांसफ़र नहीं होती आपके नाम तब तक आपको बाइक नहीं चलानी है। या फिर मैं आपको चाबी दे देता हूँ, दोनों मान लो 2 की हैं, दोनों दे देता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं थर्ड पर्सन को दे देता हूँ। जब आपके नाम हो जाएगी या जब मेरे पैसे आपके पास से आ जाएंगे उस वक्त वो आपको की मिल जाएंगी, या उस वक्त आपको बाइक मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर आप भी इन फ्यूचर ऐसा कोई काम करते हो तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस पर्सन का नाम जो बाइक जो ले रहा है उसके नाम कराना ज़रूरी होता है। अब इसका एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूँ कि ऐसे ही हुआ एक बार कि बाइक एक पर्सन से शायद कार की बात थी, वो ऐसे ली कार, लेकिन अभी उसने अप्लाई कर दिया कि हाँ मैं अपनी जो ओनरशिप है मैं इसके नाम कर रहा हूँ, लेकिन ओनरशिप नाम कर दी, कार उसने दे दी, तो कार का हो गया उसका एक्सीडेंट 2-3 दिन के बाद, जिससे कि एक पर्सन की डेथ हो गई। अब उसमें देखिए क्या हुआ, अब कोर्ट केस हुआ, तो जो फर्स्ट पार्टी थी, जो सेलर था, उसने क्या बोला कि मैंने तो जो कार थी वो बेच दी थी, और जो उसका जो ओनरशिप चेंज थी वो भी मैंने अप्लाई कर दी थी। अगर ओनरशिप चेंज नहीं हुई 4-5 दिन के अंदर तो मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है, गलती तो सरकार की है कि उसने ओनरशिप चेंज नहीं की। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला है
और जो सेकंड पार्टी थी वो क्या बोल रही है कि मेरे नाम जब बाइक है ही नहीं तो मैं क्लेम क्यों दूँ। यानी कि जिस पर्सन की डेथ हुई थी उनकी उस फैमिली ने उसके ऊपर जो कोर्ट केस कर दिया कि हमें क्लेम चाहिए। तो सेकंड पार्टी ने क्या बोल दिया कि जब मेरे नाम है ही नहीं तो मैं क्लेम कैसे दे सकता हूँ। और तो उस केस में कोर्ट ने भी क्या फैसला सुनाया कि क्लेम तो वही देगा जिसके नाम एट ए टाइम जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो कार थी। तो यानी कि फर्स्ट पार्टी को वो सारा क्लेम देना पड़ा और 5-7 साल लगभग ये केस चला। तो उसमें जो अमाउंट भी लगभग 26-28 लाख रुपए बन गया था, शायद 21 लाख रुपए के आसपास बन गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी कोई अपनी जो चीज़ किसी को बेचते हो तो जब तक आपके जो ओनरशिप चेंज नहीं होती तब तक उनको यूज वो करने नहीं देनी है। और जो बीच का जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं एस्क्रो। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 31 लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक। देखिए जब पेइंग बैंक है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। ए बैंक इज लीगली ऑब्लिग टू पे ए कस्टमर चेक इफ़ देयर आर इनफ फंड्स इन द अकाउंट एंड द चेक इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड। यानी कि जो बैंक है वो लीगली ऑब्लिग्ड होता है एक चेक पे करने में, कस्टमर का चेक पे करने में, अगर जो अकाउंट है जिसका चेक दिया गया है उसमें इनफ फंड है और जो चेक है वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। यानी कि उसमें वो इनकोहेट चेक नहीं है और वो चेक भी आपके पास लेकर आया गया है प्रॉपरली। इफ़ द बैंक फेल्स टू डू सो, और अगर जो बैंक है इसमें फेल हो जाता है विदाउट अ वैलिड रीजन, बिना किसी वैलिड रीजन के, इट मस्ट बी कंपनसेट द कस्टमर फॉर एनी रिजल्टिंग लॉस और डैमेज। तो इस केस में कस्टमर को कंपनसेशन दी जाएगी अगर उसका कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लो कोई फर्म है तो फर्म में क्या होता है कि मान लो मैंने आपसे चेक ले लिया कि हाँ भाई आप उसकी मैच्योरिटी डेट मान लो 2 दिन के बाद की है, मान लो परसों को होगा। तो इसी तरीके से मैंने आगे चेक दे दिया कि हाँ भाई मेरे पास पेमेंट आ जाएगी, मैंने परसों के बाद उससे नेक्स्ट डे का चेक दे दिया उसको। लेकिन किसी कारण अगर वो चेक मेरा जो चेक बाउंस हो जाएगा, यानी कि जो मेरे पास चेक आया हुआ था वो चेक बाउंस हो जाएगा, तो उस चक्कर में मान लो अगली पार्टी का भी चेक बाउंस हो जाएगा, यानी कि मेरा भी चेक बाउंस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अब मुझे तो उसका जो डैमेज हो गया यानी कि लॉस हो गया कि उस पर जो बाउंस चार्ज डिसऑनर चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो कंपनसेशन दी जाती है कस्टमर को, क्योंकि गलती किसकी थी, बैंक की नेग्लिजेंस के कारण अगर वो हुआ है तो बैंक उसके लिए कंपनसेशन देगा कस्टमर को। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 35 लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। अनलेस एन एंडोर्सर स्पेसिफिकली डिस्क्लेम्स लाइबिलिटी एग्जाम्पल बाय राइटिंग विदाउट रिकॉर्स। यानी कि अगर जो एंडोर्सर है उसने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया। डिस्चार्ज कब की जा सकती है, जब वो मान लो चेक के ऊपर क्या लिख दे, विदाउट रिकॉर्स। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दे गारंटी पेमेंट टू एनी फ्यूचर होल्डर। इसका मतलब वो जो फ्यूचर होल्डर उसका होगा कोई भी, उसको वो गारंटी दे रहे कि आपकी पेमेंट होगी। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बिफोर मैच्योरिटी, अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योरिटी से पहले डिसऑनर हो जाता है, प्रोवाइडेड दे रिसीव प्रॉपर नोटिस ऑफ डैट डिसऑनर। तो क्या होगा कि उसका जो नोटिस भी है अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसका नोटिस जो एंडोर्सर को दिया जाएगा और उसके पास यानी कि उसने गारंटी दी हुई है कि वो पेमेंट करेगा। अगर उसने विदाउट रिकॉर्स राइट नहीं किया था, यानी कि उसने अगर अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की थी। सेक्शन 36 लाइबिलिटी ऑफ पेरियर पार्टीज़। यानी कि जो सी पार्टीज इंक्लूड हैं एंडोर्समेंट में या ड्रॉविंग में, उनकी देखिए क्या क्या लाइबिलिटी होगी। अनटिल ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक और प्रोमिज नोट इज फुली पेड। यानी कि जब तक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फुली पेड नहीं होगा, एवरीवन हु प्रीवियसली हैंडल इट, तो जो पार्टी जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को वो इंस्ट्रूमेंट जिनके पास था, जैसे कि कोई मेकर हो गया जिसने मेक किया, वो ड्रोवर हो गया, एक्सेप्टर हो गया जिसने एक्सेप्ट किया, एंड ऑल एंडोर्सर्स यानी कि जिसने भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया। तो ये 4 पार्टी मान लो इसमें होगी।
इज रिस्पॉन्सिबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। जो कौन है? द लेजिटिमेट करंट ओनर, यानी कि जो इस वक्त ओनर है। दिस लाइबिलिटी इज शेयर्ड मीनिंग द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन डिमांड पेमेंट फ्रॉम एनी और ऑल ऑफ दैम इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर। यानी कि जो लाइबिलिटी होगी शेयर्ड होगी सभी पार्टीज के अंदर, जितनी भी पीरियड पार्टीज हैं 4-5 कितनी भी हो सकती हैं, उन सभी के अंदर लाइबिलिटी शेयरिंग होगी है। और इसका मतलब क्या है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो उन सब में से किसी एक पार्टी को जो डिमांड कर सकता है पेमेंट के लिए, फिर सभी पार्टी को भी वो डिमांड कर सकता है पेमेंट के लिए। तो ये होती है लाइबिलिटी ऑफ पीरियड पार्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगोशिएबल सेक्शन 40 डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लाइबिलिटी, यानी कि एंडोर्सर्स की लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज हो सकती है। देखिए, वेयर द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर डिस्ट्रॉयज और इम्पेयर्स द एंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट ए पीरियड पार्टी। यानी कि जो होल्डर है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ एंडोर्सर, एंडोर्सर के कंसेंट के बिना, उसकी जानकारी के बिना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन कर देता है, या फिर और इम्पेयर्स द एंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट ए पीरियड पार्टी, या फिर किसी दूसरी पार्टी में आके वो जो एंडोर्सर पहले था उसकी रेमेडी को वो क्या कर देता है, उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है। तो क्या होगा? द एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द होल्डर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन पेड एट मेच्योरिटी। तो जो एंडोर्सर है उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी होल्डर के लिए अगर उसने किसी दूसरी पीरियड पार्टी को आगे ले लिया है। तो जो पहले की जो पार्टी थी यानी कि एंडोर्सर जो था उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 85 प्रोटेक्शन टू पेई बैंकर। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक when the endorsement are forged and when the agent of the pay without his authority endorse it on behalf of the pay। यानी कि पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन कब कब मिलेगी? जब क्या हो रहा है कि एंडोर्समेंट जो थी वो फॉर्ज्ड थी यानी कि फॉल्स थी, एंड व्हेन द एजेंट ऑफ द पेई, और जो एजेंट था पेई का विदाउट हिज अथॉरिटी एंडोर्स इट ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, और उसने पेई के कंसेंट के बिना ही एंडोर्स कर दिया, उसको दोबारा एंडोर्स कर लिया, मान लो विदाउट या पेई के बिहाफ पे उसने उसको दोबारा एंडोर्स कर दिया। तो इस केस में प्रोटेक्शन मिलती है पेई बैंकर को। तो इसमें फर्स्ट केस हमारे पास है सेक्शन 85 ऑफ 1 चेक पेबल टू ऑर्डर, यानी कि अगर चेक पेबल टू ऑर्डर है, दो केस होते हैं हमारे पास, एक तो पेबल टू ऑर्डर चेक और एक पेबल टू बैरियर। तो अगर पेबल टू ऑर्डर था तो उस केस में देखिए क्या होगा, इफ़ ए चेक इज मेड आउट टू द ऑर्डर ऑफ, यानी कि अगर एक चेक बनाया गया है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी कि टू द ऑर्डर ऑफ, टू द ऑर्डर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए स्पेसिफिक पर्सन एंड अपीयर्स टू बी करेक्टली एंडोर्स, यानी कि पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि किसी एक पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो पेमेंट लेनी थी। तो ए स्पेसिफिक पर्सन एंड अपीयर्स टू बी करेक्टली एंडोर्स बाय दैट पर्सन, और अपीयर्स टू बी का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा लगे देखने में कि जिसने यानी कि पेमेंट लेनी थी उसने ही मान लो वो अच्छे, यानी कि वो अच्छे तरीके से एंडोर्स किया गया, करेक्टली एंडोर्स किया गया, उसी में कोई फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट नहीं है, ऐसा अगर देखने में लग रहा है तो। और ऑन देयर बिहाफ, यानी कि अपने बिहाफ पे उन्होंने किया है, द बैंक इज फ्री ऑफ लाइबिलिटी वंस इट पेज द चेक इन ड्यू कोर्स। तो उस केस में अगर यानी कि बैंक को लग रहा है कि जो चेक है वो करेक्टली एंडोर्स किया गया है, तो अगर उस केस में पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाती है चेक की, तो उस केस में प्रोटेक्शन मिलती है पेई बैंकर को। दूसरा केस क्या है, सेक्शन 85(2) चेक पेबल टू बैरियर, यानी कि अगर चेक पेबल टू बैरियर है, इफ़ ए चेक इज ओरिजिनली मेड आउट टू बैरियर, यानी कि पेबल टू बैरियर है, इसका मतलब क्या है कि मीनिंग एनीवन होल्डिंग इट कैन कैश इट, यानी कि जिसके पास भी वो चेक होगा वो अगर किसी ने चाहे चोरी से भी ले लिया हो, मान लो वो गलती से कहीं से उठा लिया है, तो भी वो उसकी पेमेंट ले सकता है। ये होता है पेबल टू बैरियर का मतलब।
द बैंक इज फ्री ऑफ लाइबिलिटी वंस इट पेज द चेक इन ड्यू कोर्स। तो इस केस में भी जो पेइंग बैंकर है वो लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा अगर उसने पेमेंट किसी में की है चेक इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है, टू हु एवर प्रेजेंट इट, जिसने भी जो भी यानी कि उस चेक को लेके है पेबल टू बैरियर है। तो ऐसा तो बैंक को पूछने की जरूरत है ही नहीं कि आपका इस पे अधिकार है या नहीं, आपको राइट है या नहीं इसकी पेमेंट लेने का। अगर पेबल टू बैरियर है तो जिसके हाथ में चेक होगा वही उसका होल्डर होगा, वही उसकी पेमेंट ले सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी एडोर्समेंट ऑन द बैक, यानी कि बैक पे कोई एडोर्समेंट की उसमें जरूरत है ही नहीं। तो ये दो केस हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म हमारे पास आई है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स या फिर चेक इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे दोनों केस में ये वर्ड आया है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इसका मतलब क्या है देखिए, एसेंशियली मीन्स आफ्टर मेड जेन्युइनली विदाउट नेग्लिजेंस एंड टू द पर्सन हु अपीयर्स टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव इट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। यानी कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होगा कि जो पेमेंट की गई है बैंक के द्वारा वो जेन्युइनली की गई है, विदाउट नेग्लिजेंस की गई है, एंड टू द पर्सन हु अपीयर्स टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव इट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, और उस पर्सन को की गई है जो कि देखने में लग रहा था कि हाँ ये पेमेंट उसी को करनी है। हु अपीयर्स टू बी एंटाइटल्ड यानी कि जो देखने में लग रहा था कि इसी पर्सन को इसी का टाइटल लिखा गया है और इसी को पेमेंट करनी है। तो अगर इस तरीके से पेमेंट की गई इसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी कि जेन्युइनली की गई हो, ऑनेस्टली की गई हो बैंक के द्वारा, विदाउट नेग्लिजेंस की गई हो, तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर बैंक ने गलती से की हो पेमेंट यानी कि नेग्लिजेंस में की, किसी दूसरे पर्सन को कर दी, पता भी चल रहा है कि हाँ ये वो पर्सन नहीं है, उस केस में प्रोटेक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट है सेक्शन 87, इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन। मटेरियल अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है देखिए, मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स द सेम void as against anyone who is a party thereof at the time of making such alteration। यानी कि जो अल्ट्रेशन है वो क्या करती है, वो वही काम करती है। अगर बाद में माल पहले ड्रॉ कर लिया मान ली चेक, उसके बाद किसी ने अल्ट्रेशन कर दी तो उसका काम भी देखिए वही है, उसका इफेक्ट भी वही पड़ता है जो बनाते हुए होता है, अगर बनाते हुए कोई गलती हो जाती है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एन अल्ट्रेशन इज ए मटीरियल अल्ट्रेशन। एक अल्ट्रेशन को मटीरियल अल्ट्रेशन कब बोला जाएगा, इफ़ इट अल्टर्स द करैक्टर और ऑपरेशन, यानी कि जब वो किसी चेक का करैक्टर या फिर ऑपरेशन बदल दे। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो उसमें कोई कटिंग कर दी, लिखो मान ले, या आप ये देखो अमाउंट लिखा हुआ था 5000 लिखा हुआ था 5500 लिख दिया मान लो, तो इस तरीके का यानी कि उसके अंदर होता है 5000 लिखा 15000 लिख दिया, या वर्ड्स में चेंज कर दिया या डेट चेंज कर दी, तो ये सारा का सारा जो होता है वो मटेरियल अल्ट्रेशन के अंदर आता है। तो अल्ट्रेशन में क्या हो गया कि अगर वो अल्टर करता है करैक्टर या फिर उसके ऑपरेशन को, डैट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर किसी पार्टी की लाइबिलिटी ही चेंज कर देता है कि मान लो कोई एंडोर्स जिसने किया था एंडोर्सर था, उसकी लाइबिलिटी ही मान लो अगर वो ख़त्म कर देता है, तो ये सारी की सारी अल्ट्रेशन क्या होती है, मटेरियल अल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, एन अल्ट्रेशन डैट चेंजेस इनवैलिडेट द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द पीपल नॉट कंसेंटिंग टू द चेंज। एग्जाम्पल चेंज इन अमाउंट, डेट, पे फ्रॉम ऑर्डर टू बैरियर। यानी कि और कौन कौन से इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे चेंज इन अमाउंट कर दिया, डेट चेंज कर दी, पे ही चेंज कर दिया किसको वो पे होना है, या फिर फ्रॉम ऑर्डर टू बैरियर कर दिया, यानी कि पहले तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो पेमेंट जानी थी लेकिन अब उसको टू बैरियर कर दिया, यानी कि अब कोई भी जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा वही उसका ऑर्डर होगा और वही उसकी पेमेंट ले सकता है। तो ये सारे के सारा हमारे पास आता है मटेरियल अल्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 88, एन एक्सेप्टर और एंडोर्सर इज बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट नॉट विदस्टैंडिंग एनी प्रीवियस अल्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो एक्सेप्टर है, जो एंडोर्सर है, वो इज बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, यानी कि
अगर किसी ने पहले जो अल्ट्रेशन की है उनसे पहले, तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस एक्सेप्टर या एंडोर्सर की नहीं होगी। अगर पहले किसी ने जो अल्ट्रेशन की है, अगर वो देखने में नहीं लग रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 89, सेक्शन 89 है, when a promissory note, bill of exchange or check has been materially alterated but does not appear to have been so alterated, यानी कि जब एक प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक अल्टरेटेड, मटेरियल अल्टरेटेड किया जाता है लेकिन देखने में नहीं लग रहा है, तो पेमेंट देयर ऑफ बाई ए पर्सन और बैंकर अदरवाइज इन ड्यू कोर्स शैल डिस्चार्ज सच बैंकर और पर्सन और बैंकर फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी देयर ऑन, यानी कि अगर वो देखने में नहीं लग रहा है मटेरियल अल्टरेटेड है, तो बैंक अगर उसको पेमेंट कर देता है इन ड्यू कोर्स, तो जो बैंक है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो उसकी लाइबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, सेक्शन 123 है, जर्नल क्रॉसिंग, इच व्हेन चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द वर्ड, यानी कि जब चेक के फेस पर क्या लिखा जाए, एंड कंपनी लिखा जाए या फिर और एनी एब्रीवेशन देयर ऑफ, या फिर कोई एब्रीवेशन लिखी जाए बिटवीन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, यानी कि जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस लगाई गई उसके बीच में एब्रीवेशन लिखी जाए, या फिर टू ट्रांसवर्स लाइन सिंपली, या फिर कोई एब्रीवेशन ना लिखी जाए, सिर्फ 2 लाइन लगा दी जाए, या फिर आइदर विद और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, या फिर उसके ऊपर जो वर्ड लिखे जा भी सकते हैं ना भी, यानी कि उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा गया या फिर चाहे ना भी लिखा गया हो, डैट एडिशन शैल बी डीम्ड ए क्रॉसिंग, तो उसको इस प्रोसेस को इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। एंड चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस्ड जनरली, तो उस चेक को हम क्या बोलेंगे कि वो क्रॉस्ड किया गया जनरली, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जनरल क्रॉसिंग। एक बार दोबारा देख लिए क्या होता है, फेस पे या तो एंड वर्ड एंड कंपनी लिखा हो, या कोई एब्रीवेशन यूज की गई हो, या फिर टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस यूज की गई हो, उसके अंदर कोई एब्रीवेशन हो, या फिर चाहे सिंपल लाइंस लिखी गई हो, या फिर नॉट नेगोशिएबल नॉट नेगोशिएबल लिखा गया हो, या फिर ना भी लिखा गया हो, तो ये सारी क्या होती है, इसको बोलते हैं जर्नल क्रॉसिंग। दूसरा है हमारे पास सेक्शन 124 स्पेशल क्रॉसिंग, देखिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉसिंग में से भी आपके पास अक्सर जो क्वेश्चन आता ही है। तो स्पेशल क्रॉसिंग में देखिए क्या होगा, इच व्हेन चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ ए बैंकर, यानी कि जब फेस पे बैंकर का नाम लिखा गया हो, आइदर विद और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, और नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा भी जा सकता है या फिर ना भी लिखा गया हो, that addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed specially, यानी कि तो उसको क्या बोलेंगे कि जो क्रॉसिंग को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल क्रॉसिंग, और चेक को क्या बोलेंगे हम, क्रॉस्ड स्पेशली। यानी कि इसमें जो मेन जो चीज़ है वो क्या होता है कि बैंक का नाम लिखा होता है कि कहाँ पर, या जो पेई का नाम लिखा होता है कि कहाँ पर ये पे होगा, उसे बोलते हैं हम स्पेशल क्रॉसिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 125, हु कैन क्रॉस ए चेक, एक चेक को कौन क्रॉस कर सकता है, व्हेन ए चेक इज अनक्रॉस्ड, अगर चेक अनक्रॉस्ड है, द होल्डर में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली, यानी कि अगर चेक अनक्रॉस्ड है तो होल्डर जो है उसको जनरली या स्पेशली क्रॉस कर सकता है। दूसरा, व्हेन इट इज क्रॉस्ड जनरली, अगर ये जनरली क्रॉस किया गया है, द होल्डर कैन क्रॉस इट स्पेशली, तो होल्डर उसको स्पेशली क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर नाम डाल सकता है। दूसरा, व्हेन ए चेक इज क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली, अगर एक चेक जो है वो जनरली या स्पेशली कुछ भी क्रॉस किया गया है, द होल्डर में ऐड द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, तो जो होल्डर है उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल वर्ड डाल सकता है। नेक्स्ट, व्हेन ए चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, अगर एक चेक स्पेशली क्रॉस्ड किया गया है, द बैंकर टू होम इट इज स्पेशली क्रॉस्ड, तो जिस बैंक को वो स्पेशली क्रॉस्ड किया गया है, मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर, तो वो उसको दूसरे बैंक के लिए भी स्पेशली क्रॉस कर सकता है, यानी कि पहले भी स्पेशली क्रॉस था, उसके बाद दोबारा स्पेशली क्रॉस कर सकते हैं दूसरे बैंक के लिए। द लेटर एक्टिंग एज एजेंट फॉर कलेक्शन,
इस केस में ध्यान ये रखना है कि जो दूसरे के लिए जो स्पेशली क्रॉस किया गया हो वो काम क्या करेगा, वो काम करेगा एक्टिंग एज एजेंट फॉर कलेक्शन। वो सिर्फ एज एजेंट काम करेगा कलेक्शन के लिए। अगर दो के लिए स्पेशली क्रॉस जो चेक होता है तो उस चेक की पेमेंट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द ड्रॉवर होल्डर कैन क्रॉस ए चेक जनरली और स्पेशली। जो ड्रॉवर है या फिर जो होल्डर है वो किसी भी चेक को क्रॉस कर सकता है, जनरली या फिर स्पेशली। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जनरली से स्पेशली क्रॉस कर सकता है होल्डर, स्पेशली से जनरल क्रॉस नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ किसके पास होती है, जिसने उस चेक को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू के लिए देखिए आपके पास दो चीज़ जाती हैं। फर्स्ट आपके पास कस्टमर के लिए जो आ रही है कि जिसके पास वो चेक है। होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि उसने वो चेक किसी काम के बदले लिया है, टू कंसिडरेशन लिया है, यानी कि कोई काम करके उस सर्विस के बदले उसने लिया है, या फिर उसने कोई गुड्स सेल किए हैं उसके बदले उसको वो चेक मिला है, तो वो तो होता है होल्डर फॉर वैल्यू। और दूसरा यहाँ पे इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, व्हेन ए बैंक गिव्स ए कस्टमर एक्सेस टू फंड्स फ्रॉम ए चेक। यानी कि जब एक बैंक कस्टमर को एक्सेस दे देता है फंड के लिए किससे, एक चेक से। जैसे एग्जाम्पल, अलोज विड्रॉल क्रेडिट द अकाउंट और एडजस्ट ए लोन। यानी कि क्या फैसिलिटी दे सकता है वो कि वो विड्रॉ ले सकता है अपना, क्रेडिट कर सकता है अकाउंट के अंदर, या फिर अपना कोई लोन एडजस्ट कर सकता है बिफोर इट हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड द मनी फ्रॉम द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। किससे पहले, बिफोर यानी कि किस चीज़ से पहले, कि जो चेक था इट हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड द मनी, यानी कि उसका जो मनी अभी नहीं आया है, कहाँ से, जिस बैंक में वो चेक लगाया था वहाँ से मनी उसके पास नहीं आया है। लेकिन फिर भी जो बैंक है वो क्या बोल रहा है कि आप मान लो 50,000 का चेक था कि आप 50,000 यूज कर लीजिए, हमारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन आप ये यूज अभी कर सकते हो। द बैंक बिकम्स होल्डर फॉर वैल्यू ऑफ डेट चेक। तो उस केस में जो बैंक है वो क्या बन जाता है, होल्डर फॉर वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ डेट चेक, उस चेक का होल्डर फॉर वैल्यू बन जाता है। यानी कि देखिए इसमें हुआ क्या कि आप हो, मान लो आपने चेक लिया, ठीक है, वो किसी तीसरे बैंक में चेक लगा तो उस बैंक में से आपके बैंक में आना है वो चेक, लेकिन जो अभी चेक की पेमेंट नहीं आई है वो मान लो लग भी चुका वहाँ पर, तो उस केस में जो बीच जो आपका बैंक है वो क्या बोल रहा है कि आप पेमेंट यूज कर लीजिए, 50,000 का चेक है, आप 50,000 यूज कर लीजिए, जो चेक की पेमेंट है वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास आ जाएगी। तो उस केस में जो बीच वाला जो बैंक है यानी कि आपका जो बैंक है वो कौन होता है, होल्डर फॉर वैल्यू। अब इसमें एक पॉइंट और क्या आता है देखिए, दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट शिफ्ट द रिस्क ऑफ द चेक बाउंसिंग फ्रॉम कस्टमर टू द बैंक। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है, इसमें कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है कि इसमें जो रिस्क था वो किसके पास है, अब कस्टमर के पास रिस्क नहीं है, उसको तो अपना जो फंड जो मिलना था वो मिल गया है, रिस्क किसके पास शिफ्ट हो गया, वो हो गया बैंक के पास शिफ्ट, कि अगर जो बाउंस होता है तो पेमेंट किसकी फंसेगी, बैंक की। एंड पोटेंशियली ग्रांट द बैंक द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन इसमें जो बैंक को भी प्रोटेक्शन मिल रही है जैसे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलती है अंडर NI एक्ट 1881 अलाउिंग इट टू sue प्रीवियस पार्टीज टू द चेक इफ़ इट्स डिसऑनर्ड। यानी कि जो बैंक है वो जो प्रीवियस पार्टीज है उनको वो क्या कर सकता है, sue कर सकता है अगर उसकी पेमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब यहाँ पे देखिए जो हमने आज तक पढ़ा होल्डर फॉर वैल्यू अभी हमने पढ़ा, और होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके अंदर देखिए क्या क्या हमारे पास डिफरेंस होगा। फर्स्ट है कंसीडरेशन के लिए, जो होल्डर के पास है नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, यानी कि जो होल्डर के पास जो चेक है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंसीडरेशन के लिए दिया गया हो, यानी कि किसी वैल्यू के बदले, किसी सर्विस के बदले, किसी गुड्स सेल के बदले दिए गए हो, वो एज ए गिफ्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। होल्डर में ज़रूरी नहीं है। होल्डर फॉर वैल्यू में ज़रूरी है कि जो उसको जो मान लो जो चेक दिया गया है वो किसी सर्विस के बदले या फॉर वैल्यू दिया गया है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी रिक्वायर्ड होता है। दूसरा होता है गुड फेथ, होल्डर में ये जरूरी नहीं कि होगा, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड।
मान लो एज ए गिफ्ट भी दिया जा सकता है। होल्डर फॉर वैल्यू के लिए क्या होगा, नॉट एक्सप्लिसिटली ए डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक, इसमें भी ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। यानी कि होल्डर फॉर वैल्यू के लिए हो भी सकता है, मैक्सिमम चांस तो होंगे, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर तो ज़रूरी है कि, और मस्ट एक्वायर विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट, और उसको यानी कि अगर कोई उसके अंदर डिफेक्ट है तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो डिफेक्ट नहीं आता उसको बैटल टाइटल मिलता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन टाइम, कैन बी बिफोर और आफ्टर मैच्योरिटी, और होल्डर फॉर वैल्यू के लिए भी और होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए होता है कि मस्ट बी बिफोर मैच्योरिटी। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफेक्ट इन टाइटल, अगर टाइटल के अंदर कोई डिफेक्ट हो यानी कि फोर्ज्ड एंडोर्समेंट या कुछ भी किया गया हो तो उसमें क्या होगी, होल्डर के पास लेस प्रोटेक्शन है। इनहेरिट डिफेक्ट फ्रॉम पीरियड पार्टी, होल्डर फॉर वैल्यू के लिए लिमिटेड प्रोटेक्शन है लेकिन बेटर देन है मेयर होल्डर। और होल्डर यानी कि जो होल्डर था, ओनली होल्डर था, उससे अच्छी है प्रोटेक्शन, और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको हाई प्रोटेक्शन है। टेक्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम मोस्ट डिफेक्ट ऑफ पीरियड पार्टी, यानी कि उसके पास जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जो चेक आएगा, जो इंस्ट्रूमेंट आएगा वो विदाउट एनी डिफेक्ट आएगा जो कि प्रीवियस पार्टी से आया है। उसके बाद राइट टू शू की, शू करने का जो राइट है वो किसके पास होगा, होल्डर के पास। कैन शू द पर्सन हु साइंड एंड देयर ट्रांसफर, यानी कि उस पर्सन को वो शू कर सकता है जिसने उसके ऊपर साइन किया और उसको ट्रांसफ़र किया है। होल्डर फॉर वैल्यू के लिए कैन शू द पर्सन हु साइंड एंड देयर ट्रांसफर, ये भी शो कर सकता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होता है, देखिए इसमें हाई प्रोटेक्टेड होता है, तो इसमें क्या होगा, कैन शू ऑल पीरियड पार्टीज, यानी कि जिसके भी हाथ में अब तक वो चेक गया था, चाहे वो ड्रॉवर हो, मेकर हो, एंडोर्सर हो, ट्रांसफरर हो, कुछ भी हो, सभी को वो क्या कर सकता है, सभी को शू कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन, अनलॉफुल टेकिंग, यूजिंग, डिस्पोजिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ गुड्स विच इज अनकंसिस्टेंट विद द ओनर्स राइट ऑफ पोजेशन। यानी कि मान लो इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो मेरे बिना कंसेंट के उसको अनलॉफुल तरीके से यूज करता है, यानी कि डिस्पोज कर देता है मेरे जानकारी के बिना, डिस्ट्रॉय कर देता है गुड्स को। तो वो क्या होता है हमारे पास कि जो ओनर का राइट ऑफ पोजेशन है उसके खिलाफ होता है वो, यानी कि वो चीज़ गलत है कि मेरी जो जानकारी के बिना मेरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जन। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होगा, व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड और प्रोटेक्टेड फॉर नोट एक्सेप्टेंस, यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, अगर उसको क्या किया गया है, नोटेड किया गया है या फिर प्रोटेस्टेड किया गया। नोटेड और प्रोटेस्टेड क्या होता है, नोटेड कब होता है, जब डिसऑनर हो गया है, ठीक है, उसके बाद नोटरी किया जाएगा उसको, और उसके बाद प्रोटेस्टेड भी किया जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको आज। उसके बाद फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट इट फॉर द ओनर ऑफ द ड्रॉवी और फॉर एनी अदर एंडोर्सर सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। देखिए मतलब क्या है इसका कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, आप उसको लेके गए साइट पे, ठीक है, तो जो जिसने बिल वो यानी कि पे करना था उसने वो मान लो मना कर दिया, या फिर उसने बोला कि अभी मेरे पास फंड नहीं है। मान लो कोई फर्म थी, उसने बोला कि अभी मेरे पास फंड नहीं है, तो अगर वो चेक जो बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिसऑनर हो जाता है, तो उसके जो मान लो रेपुटेशन किसकी ख़राब होगी, कंपनी की, फर्म की। तो उस केस में क्या आता है कि एक थर्ड पर्सन आएगा और वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ पेमेंट करने की, ठीक है। तो वो पर्सन उस पेमेंट को करेगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो रेपुटेशन है जो
फर्म की कि भाई इनका चेक डिसऑनर हो गया, तो वो उससे बच जाएंगे। और वो जो पर्सन जो आया था उसको हम क्या बोल देंगे, और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलोंजी, सभी को पता है, ए पीस ऑफ पेपर यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट इफ़ देर इज नो स्पेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मान लो 100 एंडोर्समेंट करनी है, ठीक है, अब इतना ही तो जगह नहीं होती, तो उसमें क्या होता है उस केस में कि एक पेज लिया जाता है, ब्लैंक पेज, उसके ऊपर सभी जो अपने साइन कर देंगे, एंडोर्समेंट कर देंगे, और उस पेज को हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ अटैच कर देंगे। तो उस जो ब्लैंक पेज जो था जिसके ऊपर एंडोर्समेंट की गई है उसको हम क्या बोलेंगे, एलओजी। नेक्स्ट है सेक्शन 99 नोटिंग। देखिए नोटिंग क्या होगी हमारे पास, व्हेन ए बिल और प्रोमिजरी नोट इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट द होल्डर मे कॉज सच फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड ऑन द बिल ऑफ पेपर अटैच टू इट बाय ए नोटरी। यानी कि अगर मान लो बिल है या कोई प्रोमिजरी नोट है वो डिसऑनर हो गया है नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट के कारण, तो जो होल्डर है वो क्या करेगा, वो जो क्या करेगा, कोज सच फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड, यानी कि उसको नोट किया जाएगा, ठीक है। नोट कैसे किया जाएगा, ऑन द बिल और ए पेपर अटैच टू इट बाय ए नोटरी, यानी कि उसको नोट कर लिया जाएगा और उसकी नोटरी कराई जाएगी कि मेरे जो मान लो प्रोमिजरी नोट था वो डिसऑनर हुआ है, इस तारीख को हुआ है, इस जो डेट को हुआ है मान लो, और इस टाइम हुआ है, इस जगह पे हुआ, तो वो सारी चीज़ें नोटरी करा ली जाती है, उसे बोलते हैं नोटिंग। यानी कि जो डिसऑनर हो गया उसको नोट करना उसे बोलते हैं नोटिंग। और इसी में क्या आता है कि नोटिंग मस्ट कंटेन द डेट ऑफ डिसऑनर, किस दिन वो डिसऑनर हुआ है, रीजन ऑफ डिसऑनर, किस कारण हुआ है, नॉन एक्सेप्टेंस है, फंड नहीं था, कोई टेक्निकल रीजन था, जो भी था वो रीजन भी उस पर होगा, एंड नोटरी चार्जेस, और जितने पैसे जो नोटरी कराने के लगे हैं वो भी उसके ऊपर मेंशन होगा, उसे बोलते हैं नोटिंग। और दूसरा हमने पढ़ा था प्रोटेस्टिंग, ठीक है। तो सेक्शन 100 है हमारे पास है प्रोटेस्ट के बारे में। आफ्टर गेटिंग द नोटिंग, यानी कि नोटिंग करने के बाद द होल्डर कैन गेट इट प्रोटेस्टेड। नोटिंग करने के बाद क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, प्रोटेस्टेड कराने का। प्रोटेस्टेड में क्या होगा, प्रोटेस्ट इज द सर्टिफिकेट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, एक सर्टिफिकेट इशूड बाय ए नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक के द्वारा इशू किया गया, कंटेनिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, जिसके ऊपर लिखा गया कि ये डिसऑनर हुआ है कोई इंस्ट्रूमेंट जो था, नेम ऑफ पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज के अंदर इंक्लूड थी, रीजन क्या है, टाइम क्या है, और प्लेस ऑफ डिसऑनर, यानी कि इन सभी चीज़ों का एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा नोटरी पब्लिक के द्वारा होल्डर को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, when an acceptor of a bill becomes insolvent or its credit is publicly declines before the due date of the bill, the holder may cause a notary to demand better security from him। यानी कि अगर होल्डर के पास मान लो कोई बिल था और जो एक्सेप्टर था उसका भी वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर उसकी जो क्रेडिट था वो डिक्लाइन हो जाता है किसी भी कारण से ड्यू डेट से पहले, तो जो होल्डर है वो क्या बोल सकता है कि आप मुझे नोटरी पे लिख के दे दीजिए, यानी कि सिक्योरिटी मुझे दे दीजिए कि आप इसको मान लो बाद में पे कर दोगे, तो उसके लिए वो नोटरी पे लिख कर जो एक्सेप्टर था उससे वो ले सकता है। ये भी हमारे पास कहता है प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। तो सीधा सा क्या है इसमें कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जब डिसऑनर हो गया तो उसको नोट किया जाएगा, उसे बोलते हैं नोटिंग। उसके बाद नोटरी पब्लिक उसके क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटेस्ट। नेक्स्ट है बस 4-5 पेज हमारे रहते हैं और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 118 प्रेजम्पशन एज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी प्रेजम्पशन होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इट इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड, एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड फॉर कंसिडरेशन। यानी कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मान लो चेक की बात हम करते हैं कि उसको ड्रॉ किया गया, एक्सेप्ट किया गया, एंडोर्स किया गया और नेगोशिएट किया गया एक कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन के लिए मतलब किसी काम के बदले, किसी वैल्यू के बदले। दूसरा, इट इज़ ड्रॉन मेड ऑन द डेट मेंशन,
जो डेट उसके ऊपर लिखी गई उसी डेट को इसको ड्रॉ या फिर मेड किया गया है। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रांसफर्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, और इसको इसकी मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट, द एंडोर्समेंट अपीयरिंग अपॉन इट आर इन द ऑर्डर इन विच दे आर अपीयरिंग, यानी कि जो एंडोर्समेंट जो उसके ऊपर की गई है, जो देखने में लग रही है, वो उसी जो ऑर्डर में की गई है जैसा कि देखने में लग रही है। नेक्स्ट, एवरी होल्डर इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ऐसे मान का चला जाएगा कि जो भी होल्डर है वो सभी होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है डेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट किया गया है, सच एक्सेप्टेंस इज डन बिफोर मैच्योरिटी, तो ऐसी एक्सेप्टेंस जो है वो मैच्योरिटी से पहले की गई है। नेक्स्ट, द ओनर्स, यानी कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी ऑफ प्रूविंग डैट इट इज़ कॉन्ट्रे टू दीज प्रिजम्पशन लाइज विद द पर्सन चैलेंजिंग इट, यानी कि जो सारी की सारी जो ये हमने प्रिजम्पशन की है ये मान के चला जाएगा कि ये सारी की सारी सच हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि जो क्रॉसिंग हमारे पास की जाती है, ठीक है, उसकी कैंसलेशन कौन कर सकता है। क्रॉसिंग कैन बी कैंसल्ड बाय द ड्रॉवर ऑफ द चेक ओनली, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो क्रॉसिंग है वो चेंज की जा सकती है, स्पेशली से जो जनरली से स्पेशली में क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है, या फिर दोबारा स्पेशली क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली से जनरली में क्रॉस नहीं किया जा सकता होल्डर के द्वारा। और कैंसलेशन की अगर बात की जाए, चाहे वो स्पेशली क्रॉस हो या जनरली क्रॉस हो, उसको कैंसिल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, ड्रॉवर के पास। नेक्स्ट है सेक्शन 127, व्हेन ए चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, जब एक चेक को स्पेशली क्रॉस किया गया है टू मोर देन वन बैंकर, एक से ज़्यादा बैंकर के लिए, एक्सेप्ट वन क्रॉस्ड टू एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, अगर ऐसा ना हो कि एक को जो एजेंट फॉर कलेक्शन के लिए किया गया हो, दैन द बैंकर ऑफ द होम इट इज ड्रॉन शैल रिफ्यूज पेमेंट, यानी कि अगर जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो के लिए स्पेशली क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर तो उसकी पेमेंट रोक दी जाएगी। सिर्फ किस केस में पेमेंट हो सकती है कि अगर जो दूसरे पर्सन के लिए जो स्पेशली क्रॉस किया गया, दूसरे बैंक के लिए जो स्पेशली क्रॉस किया गया, वो सिर्फ क्या करेगा, एज ए कलेक्शन एजेंट का काम करेगा, उस केस में वो पेमेंट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 128, पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ क्रॉस्ड चेक, ड्यू कोर्स में जो पेमेंट हमने पढ़ा था, पेमेंट इन ड्यू क्रॉस चेक की, तो देखिए क्या होगा, व्हेन ए बैंक पेज ए क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स, यानी कि जो क्रॉस चेक है उसको ड्यू कोर्स में यानी कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग प्रॉपरली इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस करता है। बोथ द पेइंग बैंक, यानी कि पेइंग बैंक, एंड द ड्रॉवर, जिसने उसको क्या किया है, रोट किया है, बनाया है चेक को, आर लीगली ट्रीटेड एज इफ द पेमेंट वाज मेड टू द चेक ट्रू ओनर, तो ऐसे हम मान के चला जाएगा कि जो पेमेंट है वो उसके ट्रू ओनर को ही की गई है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम लाइबिलिटी इवन इफ इट टर्न्स आउट द पर्सन हु रिसीव्ड द पेमेंट वाज नॉट द एक्चुअल ओनर, तो इससे होता क्या है कि इससे प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अगर वो पेमेंट किसी थर्ड पर्सन ने भी ले लिया, यानी कि जिसको पेमेंट लेनी थी उसकी बजाय किसी और पर्सन ने बाई फ्रॉड मान लो पेमेंट ले लिया है, तो इस केस में प्रोटेक्शन किसको मिल जाती है, पेइंग बैंक को और ड्रॉवर को भी इसमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 130, चेक बियरिंग नॉट नेगोशिएबल, यानी कि अगर चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, ए पर्सन टेकिंग ए चेक क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली बियरिंग, यानी कि एक पर्सन के पास एक चेक है, आपके पास लेकर आया है, जिसके ऊपर लिखा गया है जनरली और स्पेशली, में से कुछ भी हो सकता है। इन आइदर केस द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल मीन्स दैट हुएवर रिसीव्स इट कैन नॉट हैव ए बेटर लीगल क्लेम टू द फंड देन द पर्सन दे गॉट इट फ्रॉम, इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा गया है, मीन्स डेट हु एवर रिसीव इट, यानी कि जिसके पास भी वो चेक जाएगा, अब इट कैन नॉट हैव ए बेटर लीगल क्लेम टू द फंड, यानी कि वो लीगली जो फंड है उनको क्लेम नहीं कर सकता, जो फंड यानी कि मिलने जो चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखे गए उसको वो क्लेम नहीं कर सकता। देन द पर्सन दे गोट इट फ्रॉम, यानी कि उससे अच्छे तरीके से, उससे लीगल तरीके से वो जो क्लेम नहीं कर सकता, जितना कि जो उसका प्रीवियस होल्डर जो था वो कर सकता था।
देखिए हुआ क्या इसमें कि एक चेक बनाया गया, उसके ऊपर लिख दिया नॉट निगोशिएबल, वो मान लो चेक मुझे दे दिया गया, तो अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो मैं जो लीगली आपसे फ़ंड क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मुझे फ़ंड चाहिए, यानी कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है तो मुझे पेमेंट आप कीजिए। लेकिन अगर मैंने वो चेक किसी और को दे दिया, ठीक है, और उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है, तो मेरे पास जो राइट थे लीगली फंड क्लेम करने के, वो राइट उस पर्सन के पास नहीं होंगे जिसके मैंने वो चेक दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा था नॉट नेगोशिएबल, यानी कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और मैंने उसको ट्रांसफ़र किया तो वो जो पर्सन नेक्स्ट पर्सन, वो जो फर्स्ट पार्टी है यानी कि जो ड्रॉवर है, उससे वो जो लीगली फंड जो नहीं मांग सकता। इफ़ द प्रीवियस होल्डर हैड नो वैलिड क्लेम, अगर जो प्रीवियस होल्डर यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई वैलिड क्लेम नहीं है, द न्यू होल्डर आल्सो गेट नो वैलिड क्लेम, तो इसका मतलब जो अगला जो होल्डर है उसके पास भी कोई वैलिड क्लेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वो एज ए गिफ्ट दिया गया था, तो मैं तो उसको फिर दोबारा मांग ही नहीं सकता। मान लो अगर वो डिसऑनर हो गया, तो अगर मैं ही नहीं मांग सकता तो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको मैंने वो ट्रांसफ़र किया वो भी वो नहीं ले सकता, वो भी वो लीगल फंड क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक टू पे द चेक टू द पे थ्रू ए बैंक, कि जो क्रॉसिंग होता है उसका मतलब क्या होती है, वो डायरेक्शन होती है पेइंग बैंक को कि जो चेक है वो पे करना है थ्रू ए बैंक। इसका मतलब क्या होगा, द चेक मार्क नॉट नेगोशिएबल, जिस चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा होगा टू ए क्रॉस चेक डज नॉट बियर इट फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नॉट नेगोशिएबल से उसकी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रुकती, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। हाउएवर इट रिमूव द स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, लेकिन जो स्पेशल प्रोटेक्शन होती है होल्डर इन ड्यू कोर्स में, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वो नहीं मिलेगी। हाउएवर ए पर्सन हु टेक्स ए चेक मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल, लेकिन अगर किसी पर्सन के पास जो एक चेक है जो नॉट नेगोशिएबल लिखा गया है, डज नॉट एक्वायर ए बेटर टाइटल देन द पर्सन फ्रॉम हु ही एक्वायर्ड द चेक, यानी कि उसको वो उतना बेटर टाइटल नहीं मिलेगा जिससे कि उसने वो लिया है, अगर उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 131, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर को देखिए क्या जो इसमें प्रोटेक्शन मिलेगी। ए बैंकर हु हैज़ इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव्ड पेमेंट फॉर ए कस्टमर ऑफ ए चेक क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली टू हिमसेल्फ, यानी कि एक बैंकर है जिसने पेमेंट ली है, रिसीव करनी है पेमेंट, और उसने वो गुड फेथ में की है, विदाउट नेग्लिजेंस की गई है फॉर ए कस्टमर के लिए एक चेक से, जो कि जनरली या स्पेशली कुछ भी क्रॉस हो सकता है। शैल नॉट इन केस द टाइटल टू द चेक प्रूव्स डिफेक्टिव, और अगर उसके ऊपर जो मान लो टाइटल दिया गया था वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो डिफेक्टिव है या इनक्योर है, तो उस केस में एनी लाइबिलिटी टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक बाय रीजन ऑफ ओनली हैविंग रिसीव सच पेमेंट, तो उस केस में प्रोटेक्शन किसको मिल जाती है, कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है इसमें फॉर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131, इसमें क्या होगा देखिए, द बैंक शुड हैव कलेक्टेड सच चेक फॉर ए कस्टमर एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन नॉट एज ए होल्डर फॉर ए वैल्यू, यानी कि जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो कब मिलेगी, अगर वो एज ए कलेक्शन एजेंट काम कर रहा है, ठीक है, कस्टमर के लिए एज ए कलेक्शन एजेंट काम कर रहा है, ना कि वो खुद ही होल्डर फॉर वैल्यू बन के काम कर रहा हो। उस केस में सेक्शन 131 में इसके अंदर जो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। होल्डर फॉर वैल्यू क्या होता है बैंक, वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है इसमें द प्रोसीड्स ऑफ द कलेक्टेड चेक आर क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ द पेई और टू द अकाउंट ऑफ द एंडोर्सी इफ द एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज रेगुलर, यानी कि द प्रोसीड ऑफ द कलेक्टेड चेक आज आर क्रेडिट ओनली टू द अकाउंट, यानी कि वो सिर्फ अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी, टू द पेई और टू द अकाउंट ऑफ द एंडोर्सी इफ एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज रेगुलर, या फिर एंडोर्सी के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र की जाएगी जब वो क्या हो, इंस्ट्रूमेंट क्या हो, रेगुलर एंडोर्समेंट की गई हो उसके ऊपर। नेक्स्ट है द चेक शुड बी क्रॉस्ड बिफोर इट इज डिपॉजिट, जो चेक है वो डिपॉजिट से पहले क्रॉस किया जाता है। कलेक्टेड फॉर कस्टमर इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस।
नेक्स्ट है सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक। व्हेन एनी चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम, यानी कि एक चेक ड्रॉ किया गया एक पर्सन के द्वारा, जो कि एक अकाउंट का जो कि उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, विद ए बैंकर फॉर पेमेंट, एक बैंक को पेमेंट के लिए, फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, कुछ अमाउंट भी है, ठीक है, टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, फ्रॉम आउट ऑफ डेट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज, उस अकाउंट से डिस्चार्ज करने के लिए, इन होल और इन पार्ट, यानी कि पूरा या फिर कुछ पार्ट, ऑफ एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी, कोई डेब्ट था या कोई और लाइबिलिटी थी, कोई भी किसी भी वैल्यू के लिए किया गया है, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, अगर वो चेक अनपेड जो हो जाता है, यानी कि रिटर्न कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डेट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक, यानी कि या तो उस अकाउंट के अंदर इतना जो अमाउंट नहीं था कि उस चेक को वो ऑनर कर सके, या फिर और डेट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद डेट बैंक, या फिर मान लो किसी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट बनाया गया था कि भाई मैं 5 लाख से ऊपर का चेक नहीं दूंगा, और वो चेक मान लो था 5,05,000 का, तो उस केस में उसको जो डिसऑनर हुआ है वो, या फिर मेड विद डेट बैंक, या फिर सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल विदाउट प्री जस्टिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो ऐसा कोई भी अगर केस हुआ है, बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, तो उस केस में क्या इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है कितने दिन की, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर और विद फाइन, या फिर फाइन लगाया जा सकता है, विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, जो कि चेक की अमाउंट का डबल हो सकता है, और विद बोथ, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डिसऑनर ऑफ चेक। बिल्कुल सिंपल सा पता है आपको कि भाई चेक अगर अमाउंट नहीं थी या कोई भी कारण था जो पेड नहीं हुआ वो रिटर्न कर देगा तो उसको डिसऑनर बोलेंगे। लेकिन ये 7-8 लाइनें लिखने का कारण क्या होता है, क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं सेक्शन का मतलब क्या है, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि जहाँ से पूरा का पूरा ये सिस्टम चलता है वो हम लॉ पढ़ रहे हैं, वो रूल रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। तो जब रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो चीज़ आप आगे नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे गलती से लिख दिया जाए कि इन प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में 2 ईयर्स, तो 2 साल की ही होगी। अगर एक्सटेंड नहीं लिखा गया तो, या फिर ये नहीं बोला गया कि अप टू 2 ईयर्स, सिर्फ ये बोले कि 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स की होगी, 2 ईयर्स से कम की नहीं हो सकती। तो अप टू 2 ईयर्स का मतलब कि 2 साल तक की हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एक एक चीज़ का ध्यान इसमें रखना होता है, इसलिए जो रूल रेगुलेशन उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ होती है। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉरेन की बात है कि वहाँ से किसी पर्सन ने एक जो हेलीकॉप्टर चोरी कर लिया, ठीक है, और उसको उड़ा के और अपने जो मान लो घर था उसमें उसको उतार दिया, ठीक है। तो अब जो कोर्ट केस हुआ यानी कि पुलिस केस हुआ तो उसमें वो कह रहे पहली बात तो हैरानी की हेलीकॉप्टर भी चोरी हो सकता है। तो अब हेलीकॉप्टर चोरी हो गया तो उस केस में अब जो सज़ा भी बनेगी किसी न किसी की, तो सज़ा जो लिखी होती है वो जो भी लिखा होता है सारा वो लॉ के अंदर लिखा होता है। अब उसके ऊपर जो फ़ाइन लगा वो कितना मामूली सा फ़ाइन लगा, शायद फ़ाइन ना भी लगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न थी ही नहीं कि अगर हेलीकॉप्टर कोई चोरी कर लेता है तो उसके ऊपर क्या जो उसको सज़ा मिलेगी, क्या उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा। तो अगर लॉ के अंदर कोई रूल नहीं है तो उसके लिए कोई भी जो सज़ा या कोई भी ऐसा जो फ़ाइन या कोई भी जेल नहीं हो सकती। इसीलिए जो लॉ बनाए जाते हैं उसमें एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं पे कोई कोमा मिशन हो जाए, कहीं पे कोई फुल स्टॉप मिशन हो जाए, कि सभी पार्टी जो भी इंक्लूड हैं वो सारी की सारी उसके अंदर जो लिखी होनी चाहिए। तो इसलिए जो हमारे पास जो ये लैंग्वेज होती है, अब इतनी टफ सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं इसमें, जो सेक्शन हम पढ़ते हैं वो इसीलिए होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 138, यानी कि जो एप्लीकेबल होगा सेक्शन 138 वो कब होगा।
नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, कि सेक्शन अप्लाई नहीं होगा कब, जब द चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच इज अर्लियर। यानी कि वो सिर्फ कब अप्लाई होगा, अगर जो चेक है वो 3 महीने के अंदर, यानी कि उसके जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, मान लो 3 महीने की जो उसकी एक्सपायरी होती है उससे पहले प्रेजेंट किया गया हो, या फिर द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक हैज एज द केस में बी मेक्स ए डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक विद इन 30 days। यानी कि अगर मान लो चेक डिसऑनर हो भी गया है तो जो होल्डर था उसको उसका क्लेम करना पड़ेगा, यानी कि उसको एक नोटिस देना पड़ेगा ड्रॉवर को कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो आप क्या कीजिए, मेरी पेमेंट कर दीजिए। 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। यानी कि पहले तो चेक आएगा वहाँ से, ठीक है, ऐसे नहीं है कि सीधा फ़ोन मिला दिया, फ़ोन भी चलो मिला सकते हैं, लेकिन जो लीगल जो तरीका है वो क्या है कि पहले जो अनपेड चेक है वो बैंक से आएगा, उसके बाद आप वो चेक और एक लीगल जो नोटिस ही भेजोगे कि आपका चेक अनपेड हो चुका है और रिटर्न आ गया है, आप मेरी पेमेंट दोबारा कर दीजिए। उसके बाद द ड्रावर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ द मनी, और जो ड्रॉवर है वो उस चेक की पेमेंट करने में फेल हो जाता है टू द पेई और एज द केस में भी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेड नोटिस। यानी कि जो नोटिस दिया गया था उसके 15 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता है उसके बाद आगे की प्रोसेस चालू होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सेक्शन 146 बैंक्स रिटर्निंग मेमो। बैंक्स रिटर्निंग मेमो देखिए क्या होता है। बैंक्स रिटर्निंग मेमो शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक। यानी कि अगर चेक डिसऑनर हुआ तो उसका एविडेंस कहाँ पर है, ठीक है, तो उसका एविडेंस कौन देगा, उसका एविडेंस देगा बैंक, जो कि एक बैंक रिटर्निंग मेमो है। यानी कि जिसका मतलब क्या है, वो एक एविडेंस है किसका, डिसऑनर ऑफ द चेक, जो कि किसको दिया जाएगा, जो होल्डर था उस चेक का उसको दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या पॉइंट आता है हमारे पास। अर्लियर वेन एवर ए क्वेश्चन अरोज वेदर देयर वर इनसफिशेंट फंड इन द अकाउंट फॉर द ड्रॉवर ऑफ द चेक। यानी कि पहले क्या होता था कि जब भी ये क्वेश्चन अरोज होता है, मान लो उसने केस कर दिया कस्टमर ने कि मेरी पेमेंट नहीं हुई, तो उसके बाद वो जो केस कोर्ट में गया तो वहाँ पे जाके सबसे पहली बात तो यही आती थी कि जो चेक बाउंस हुआ वो किस चक्कर में हुआ है, कि क्या इनसफिशिएंट फंड था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था, इट वाज कंसीव्ड टू बी मैटर ऑफ एविडेंस। यानी कि इसका मतलब था कि पहले एविडेंस भी चाहिए। अब कोर्ट तो किसकी बुक की होती है, एविडेंस की, ठीक है, तो यानी कि उसको एविडेंस चाहिए। बिंग ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट द ओनस वाज प्लेस्ड ऑन द कंप्लेंट एंड फॉर discharging this onus the bank personnel was to be examined this naturally delayed thing। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट है वो सीधा फ़ोन मिलाएगा बैंक में कि आप मुझे बताओ कि जो ये चेक डिसऑनर हुआ है ये किस कारण हुआ है। ऐसी प्रोसेस नहीं होती। प्रोसेस क्या होगी कि वो एक नोटिस निकाल लेगा, ठीक है, बैंक के पास नोटिस जाएगा, ठीक है, तो बैंक चेक करेगा कि जो चेक डिसऑनर हुआ किस कारण हुआ, कि क्या इनसफिशिएंट के कारण चेक बोनस हुआ है। तो उसके बाद वो उसका दोबारा नोटिस बना के मान लो वो कोर्ट के पास जाएगा। अब इस काम में कई दिन लग जाएंगे, कई महीने भी लग सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, काम डिले हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ देयरफॉर बीन प्रोवाइडेड दैट बेस्ड ऑन द बैंक स्लिप द कोर्ट वुड प्रिज्यूम दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर अनलेस एंड अनटिल सच फैक्ट इज डिसअप्रूव्ड। तो लेकिन अगर जो बैंक है उससे एक रिटर्निंग मेमो लिया गया है, डिसऑनर जो चेक हुआ था, ठीक है, तो उसका एक रिटर्निंग मेमो बना हुआ है, तो वो एक एविडेंस होगा कि जो चेक है वो किस कारण डिसऑनर हुआ है, उसको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे वो वैसे तो अप्रूव ही होगा, लेकिन कई बार डिसअप्रूव भी हो सकता है। तो लेकिन जो पहले जो टाइम था जो बीच में लगने का कि कोर्ट नोटिस देगा, वो टाइम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें, इफ़ द ड्रॉवर हैज़ इंटीमेटेड टू द पे डैट ही शैल नॉट प्रेजेंट द सेड चेक विदाउट हिज पीरियर कंसेंट। लेकिन अगर जो ड्रॉवर है वो क्या बोलता है कि जो पेई है उसने जो चेक है
वो बैंक में लगाया मेरे बिना किसी कंसेंट के, मेरे बिना जाने उसने ये जो चेक लगाया है। इन डैट इवेंट सच केस विल नॉट फॉल विद इन द फ्रेम ऑफ सेक्शन 138 टू 147। इस केस में जो यानी कि जो केस होगा वो सेक्शन 138 टू 147 के अंदर नहीं आएगा। कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी लेकिन वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा कि चेक जो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। वो अब उसका कोई और कारण भी हो सकता है कि उसने बाई फ्रॉड किया हो, लेकिन वो तब इस एक्ट के अंदर वो नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंप्लीट हम कर चुके हैं। इसके बाद इसके हम मॉक टेस्ट भी करेंगे। वीडियोस आपके पास सभी बिल्कुल फ्री रहेंगी, पूरी यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वीडियोस हैं वो सारी फ्री रहेंगी। इसके बाद इसके हम मॉक टेस्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको कराया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अब की बार ना छूटे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।